हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यूनिट थर्ड लिखा हुआ है। अगर थर्ड की बात करें तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ और समायोजन। अगर हम बात करें ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सीडीपी से रिलेटेड है। किससे? सीडीपी से। और रीट के अंदर कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की। यानी कि सीडीपी कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या बोल सकते हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब हम क्या करेंगे, हमारी मैथ की क्लास के साथ साथ कंटिन्यू डेली एक और क्लास करेंगे जिसका नाम क्या रहने वाला है? सीडीपी। आप देखोगे कि मैं आपको 30 क्लासें दूंगी और 30 क्लास अगर आप कंटिन्यू लेते हैं, आपको 30 की 30 क्लास में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? PYQ बेस्ड, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लास को कंटिन्यू देखना है और लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हमें किस चीज की प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय और सामुदायिक दृष्टिकोण। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो, माता पिता की राय प्रतिभाशाली बालक की पहचान है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं है। शिक्षकों की राय बिल्कुल नहीं। सामुदायिक दृष्टिकोण ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम प्रतिभाशाली बालकों की क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रासंगिक उपाय नहीं है? यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन सा प्रासंगिक उपाय इनमें से नहीं है। और हमें क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है पाठ्यक्रम की समृद्धि, फिर श्रेणी उन्नति, फिर उपचारात्मक अध्यापन और उसके बाद विशेष कक्षाएं। तो आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ है। तो यानी ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हमें पूछा क्या है, प्रासंगिक उपाय नहीं है। अब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की समृद्धि तो होती है, श्रेणी में उन्नति भी होती है, विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है, पर उपचारात्मक जो अध्यापन है वो नहीं करवाया जाता। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? और ये क्वेश्चन भी रीट 2022 में आया हुआ है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना? करेक्ट आंसर बताना। देखो, बौद्धिक अयोग्यता, तो इसमें बौद्धिक अयोग्यता होगा या बौद्धिक पिछड़ापन होगा या मानसिक कमजोरी होगा या बौद्धिक प्रतिकूलता होगा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या होगा? बौद्धिक अयोग्यता। क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो न्यूनतम आधारभूत क्या होती हैं? सुविधाएं होती हैं, उनसे वंचित जो बालकों को निम्न में से किस रूप में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। और आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। आपको इन 4 ऑप्शंस को देखकर इसका करेक्ट आंसर बताना है। पहला है अपराधी बालक, फिर है विशिष्ट बालक, बाद क्या है? पिछड़े बालक। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है। तो देखो,
अपराधी बालक होगा क्या? नहीं होगा। विशिष्ट बालक भी नहीं होगा, पिछड़े बालक भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। सी नंबर में क्या है? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। तो इस तरह से हमने अपने 4 क्वेश्चन शानदार तरीके से कर लिए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, पहले हम थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। यानी विशेष आवश्यकता बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हम बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बात की जाए तो हमें क्या बताना है कि ये जो बालक होते हैं ये सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामूहिक रूप से थोड़े भिन्न होते हैं। ये क्या हो गई? इनकी विशेषताएं हो गई। अब देखो ये विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। और हमें क्या दे रखे हैं? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 में से हमें करेक्ट बताना है। तो पहला है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, दूसरा है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, सी नंबर है भिन्न शिक्षण विधियां, उसके बाद है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो अपना बी नंबर हो जाएगा, यानी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि की बात कर रहा, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? ये आईक्यू की बात कर रहा है। तो अगर हम सामान्य बालक के आईक्यू की बात करें, किसकी? सामान्य बालक का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? तो आपको पता ही होगा जो सामान्य बालक होता है उसको आईक्यू कितना होता है? 91 से 110। कितना होता है? 91 से लेकर 110 के मध्य पाया जाता है। यहाँ हमसे किसका पूछ रहा है? प्रतिभाशाली बालक का। अब एक चीज याद रखनी है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें निम्न बुद्धि वाले बालक भी आते हैं और उच्च बुद्धि वाले भी। कौन से आते हैं इसके अंदर? निम्न बुद्धि वाले बालक, निम्न बुद्धि के बालक और उच्च बुद्धि के बालक, उच्च बुद्धि के बालक। तो हमें इन्हीं की क्या बतानी है? बुद्धि लब्धि बतानी है कि इसकी कितनी होती हैं। ऑप्शन दे रखा है हमें 130, 140, 55 और 120। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लक्षण बताने। क्या बताने हैं हमें? कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। पहला दे रखा है अभिव्यक्ति में नव्यता, वार्तालाप प्रियता, जिज्ञासा और अति सक्रियता। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है कि इसके कौन से होंगे। तो देखो पहला ऑप्शन अभिव्यक्ति सही हो जाएगा, वार्तालाप प्रियता ये गलत हो जाएगा, जिज्ञासा हमारा सही हो जाएगा, यहाँ 2 नंबर कर लेना आप, यहाँ 3 नंबर कर लेना। उसके बाद अति सक्रियता, तो अति सक्रियता नहीं होती। अब हमने 2 ऑप्शन अपने अलग किए हैं, कौन कौन सा? पहला और तीसरा। तो अब इसमें देख लो पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं है कि ये क्या हो रखे थे? उल्टे हो रखे थे। ये तीसरा था, तो हम क्या करेंगे? अपने ऑप्शन को चेंज कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करें प्रतिभाशाली बालक के लक्षण की, तो कौन कौन से हो जाएंगे? अभिव्यक्ति में नम्रता और जिज्ञासा। इसके अलावा मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप बताओगे कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लक्षण क्या क्या है। क्या बताने हैं आपको? जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लक्षण क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की। किन की?
प्रतिभाशाली बालकों की। सबसे पहले जब क्या आ गया, प्रतिभाशाली बालक नाम आ गया, तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रतिभा का ठीक ठाक पता न लगने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो पृथ्वी में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं और इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे हम बात करें पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, क्या बोलेंगे एक नंबर, पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, लिखने में अधिक रुचि, ये तो अपना एक नंबर हो गया। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना, कि समस्या समाधान में शीघ्रता, क्या होगा, समस्या समाधान में शीघ्रता, समस्या समाधान में शीघ्रता, में शीघ्रता। इसके अलावा क्या होगा कि ये बालक होंगे, जो शब्द भंडार होगा वो व्यापक होगा, क्या होगा, इनका जो शब्द भंडार होगा वो व्यापक होगा, शब्द भंडार व्यापक। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इन बालकों की, तो हम बोलेंगे कि इनके अंदर जो तर्क शक्ति है वो अधिक होगी, तर्क शक्ति क्या होगी, तीव्र, तो हम बोल सकते हैं इसमें तीव्र तर्क शक्ति, तीव्र या तेज तर्क शक्ति। इसके अलावा और क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट, अगर हम इसी के अंदर अगले पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगी नेतृत्व की जो क्षमता होती है लीडरशिप की, वो इनके अंदर पाई जाती है। कौन सी क्षमता, नेतृत्व की, तो यहां लिखेंगे नेतृत्व की क्षमता, क्या पाई जाती है इनमें, नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा आप बताओ कौन कौन से होंगे, तो हम बोल सकते हैं कठिन विषयों में ये अधिक रुचि लेंगे, क्या करेंगे, कठिन विषयों में अधिक रुचि, तो हम लिखेंगे कठिन विषयों में अधिक रुचि, कठिन विषयों में अधिक रुचि। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो अपना अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो बुद्धि की परीक्षाएं होंगे उसमें अधिक अंक लेके आएंगे, क्या करेंगे, ये जो बुद्धि की परीक्षाएं होंगी उनमें अधिक अंक लेकर आएंगे। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक लेकर आएंगे, बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक लेकर आएंगे। इसके अलावा और अपने पास कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो भी हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो इसमें और क्या हो जाएगा कि जो सामान्य इनका ज्ञान होगा यानी जनरल नॉलेज होगा वो इनका ज्यादा होगा, क्या लिखेंगे हम, जीके या फिर सामान्य ज्ञान ज्यादा होगा, इन्हें सामान्य ज्ञान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा बताओ और क्या चीज इनमें पाई जाएगी, यानी और ऐसी कौन सी विशेषता है, तो हम बोलेंगे इनका जो आईक्यू लेवल है वो उच्च मिलेगा, क्या मिलेगा, इनका आईक्यू लेवल उच्च मिलेगा। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि अधिक मिलेगी, क्या मिलेगी, बुद्धि लब्धि अधिक मिलेगी, उच्च। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण होते हैं, यानी कई सारी विशेषताएं होती हैं जो क्या पाई जाती हैं इन प्रतिभाशाली बालकों में पाए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, समस्या समाधान में शीघ्रता, पढ़ने लिखने में अधिक रुचि, शब्द भंडार व्यापक, तीव्र तेज तर्क शक्ति होगी इनके अंदर, बुद्धि लब्धि यानी इनका जो आईक्यू लेवल है वो उच्च मिलेगा, जीके यानी कि जनरल नॉलेज अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की तो वो भी इनके अंदर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बुद्धि परीक्षाओं में इनको अधिक अंक मिलेंगे, कठिन विषयों में ये अधिक रुचि दिखाएंगे, नेतृत्व की क्षमता होगी और समस्या समाधान में क्या होगी, शीघ्रता होगी। तो इस तरह से हमने मोटा मोटा पढ़ लिया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण है। क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसका मतलब क्या है? बाल अपराध का कारण है। और ये क्वेश्चन कब कहाँ आया हुआ है? रीट 2021 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन को देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो बाल अपराध होता है उसका मुख्य कारण क्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बाल अपराध का मतलब क्या होता है? बाल का मतलब आप किससे लोगे? बालक से, यानी एक ऐसा अपराध जो बालक करे। कौन करे? एक ऐसा अपराध जो बालक करे। पहला दे रखा है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। एक चीज आपको याद रखनी है, जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, आपको टैग वर्ड पकड़ने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पकड़ने हैं आपको? टैग वर्ड। एक तो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, एक नेगेटिव। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कारण है, यानी नेगेटिव वे में पूछ रहा है तो हम क्या देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे। अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है तो क्या देखेंगे? पॉजिटिव देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप ऑप्शन समझ जाओगे ऑप्शन देखते ही। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मान लो हम क्या रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहे हैं और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का व्यवहार हमारे साथ काफी अच्छा है, यानी सहनशीलता का है, सहानुभूति का है। तो क्या हम अपराधी प्रवृत्ति के बनेंगे? क्या हम अपराध करने के बारे में सोचेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी ये बाल अपराध का कारण कभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना। एक बात बताओ, जब हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और हम सब लोग कोई भी काम करने से पहले या कोई भी हमें किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करना हो, मान लो कोई भी काम करना है, तो जब हम सबकी सहमति बन जाती है तो सहमति बनने के बाद क्या इस बात की गुंजाइश रहती है कि मतलब हमारे बीच अनबन होगी? नहीं होगी। तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, यानी जो परिवार है उसकी सहमति से सभी के सभी कार्य होते हैं, यानी जितने भी काम किए जाते हैं वो सब के सब किसके द्वारा किए जाते हैं? आपसी सहमति से। तो अपना ये भी गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। अगला अपन से क्या पूछ रहा है? समर्थ परिवार। ये बताओ आप मुझे, कोई परिवार है वो एकदम से समर्थ होगा, हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा होगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घूम रहे हैं, तो क्या वो बाल अपराध बनेंगे उनके बच्चे? तो बाल अपराध के अंदर ये भी नहीं आएगा। ए नंबर हो सकता है, यानी हमारे जो माता पिता हैं उनके बीच में मान लो अनबन रहती है या बार बार में वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं हर छोटी छोटी बातों को लेकर, तो ये बात एक बच्चे के ऊपर क्या कर सकते हैं? काफी गहरा असर छोड़ सकती है। कैसे? जब कोई बच्चा, जो स्टार्टिंग में कोई बच्चा होता है तो उसे जो सीख मिलती है वो अपने परिवार से ही मिलती है। वो जिस माहौल में रहता है, उसे जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा क्या होगा? बनेगा। अगर मान लो मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा है, क्या है? ये कोई बच्चा है, थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं है, आप समझ जाना। दूसरी तरफ एक ये बच्चा है, इसके बाल बना देते हैं, ये इसके कान हो गए। इसी तरह से ये बच्चा है, ये क्या रहता है? एक ऐसे घर में रहता है जहां पर इसके जो पेरेंट्स हैं, यानी इसके जो माता पिता हैं, वो लड़ाई करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, और किसके सामने? अपने बच्चे के सामने ही। एक और एग्जाम्पल है, ये बच्चा है, इसके भी क्या है? पेरेंट्स हैं, पर इसके माता पिता क्या नहीं करते? बच्चे के सामने कभी भी लड़ाई नहीं करते, चाहे उनके बीच में कितनी भी अनबन हो, चाहे उनके बीच में कितनी भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, पर वो इस बात को समझते हैं कि अगर हम बच्चे के सामने ऐसा व्यवहार करेंगे तो इससे मेरा जो बच्चा है उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसके विकास के अंदर रुकावट आ सकती है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक अलग डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये पेरेंट्स इस चीज को समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये बालक बेचारा क्या करता है? रोज अपने माता पिता को देखता है लड़ाई झगड़ा करते हुए, उनके बीच में डेली अनबन होती रहती है। इसके अलावा हो सकता है अनबन होती है तो हाथ वगैरह भी उठता होगा, हो सकता है एक दूसरे दोनों के बीच में गंभीर लड़ाई भी होती होगी। तो ऐसे में ये बच्चा अपने माता पिता को
जब ऐसी हरकत करते हुए देखेगा तो क्या गारंटी है कि ये बच्चा सभ्य बनेगा? क्यों नहीं ये बच्चा असभ्य बनेगा? क्यों नहीं ये बच्चा बाल अपराध का कारण बनेगा? क्या ये बच्चा हमारे देश के अंदर क्राइम को बढ़ावा नहीं देगा? क्या ये बच्चा अपराध को बढ़ाएगा नहीं? तो इस बच्चे का जो सोचने की क्षमता है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसके सोचने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, और जब इसके सोचने की क्षमता प्रभावित होगी तो ये बच्चा क्या होगा, बाल अपराध का शिकार होगा। क्या होगा, ये बच्चा बाल अपराध का शिकार होगा। वहीं दूसरा बच्चा है जिसके सामने उसके माता पिता कभी लड़ाई नहीं करते, कभी झगड़ा नहीं करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो ये जो बालक है इसमें क्या होगा, बाल अपराध की भावना नहीं आएगी, यानी ये किसी भी तरह का कोई भी वॉयलेंस नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये बालक क्या बन जाएगा, बाल अपराध का शिकार बन जाएगा। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी प्रतिभावान विशेषता होती है, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है उसकी प्रतिभावान की क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। और किसकी पूछ रहा है, इस बार शिक्षार्थी की पूछ रहा है। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला देखो, कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, रीट 2021 में। तो हमें बताना है कि जो शिक्षार्थी होता है उसकी विशेषता कौन सी है इसमें से। तो ये 1 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यदि कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा। मान लीजिए हम क्या है, क्लास के अंदर बैठे हैं, मान लो ये हमारा क्या है, एक क्लासरूम है, और यहाँ मान लो बेंचेस लगे हुए हैं और इधर क्या खड़ा है, हमारे अध्यापक सर खड़े हैं, यानी हमारे टीचर खड़े हैं, और यहाँ हम सब बैठे हैं। अगर हमारे टीचर क्या नहीं करेंगे, हमें मान लो कोई भी गतिविधि करवा रहे हैं और वो गतिविधि क्या है, अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी चुनौती नहीं है, तो ऐसे में हम जो ये बैठे हैं सामने, ये सब के सब क्या होंगे, उब जाएंगे। क्या होंगे, उब जाएंगे, यानी बोरियत महसूस करेंगे। और अगर बोरियत महसूस करेंगे तो कक्षा का जो माहौल है वो अच्छा होगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं होगा। तो इस तरह से अगर शिक्षक कोई चुनौतीपूर्ण गतिविधि नहीं करवाता है कक्षा में तो बच्चा उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किसमें शामिल करना चाहिए। और आपके सामने कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और इनमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। क्या बताना है आपको, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहला देखो, एक अवास्तविक लक्ष्य, यानी एक ऐसा लक्ष्य जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, यानी एक अवास्तविक लक्ष्य, यानी कोई भी काम है मान लो और उसका किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य नहीं है। अगला है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना। क्या करना, जो स्कूल है उनके ऊपर क्या कर देना, भार को बढ़ा देना। अगला जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। और चौथा क्या होगा, जिनमें अक्षमता न हो बच्चों के लिए हानिकारक है। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है। तो देखो, पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा क्या, नहीं होगा, तीसरा हम सोच सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किस में शामिल करना चाहिए। तो हम बोलेंगे शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की।
अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? क्या है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कौन सा दे रखा है? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रतिभाशाली अपने बालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप एक बात बताओ, आप इसमें कीवर्ड पकड़ सकते हो कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सा कीवर्ड पकड़ सकते हो आप इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इस क्वेश्चन में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पकड़ लिया तो इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, पढ़ाने की गति धीमी, बात नहीं बन रही। उन्हें दंड देना, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है, यानी कि दंड नहीं दे सकते। उन पर ध्यान नहीं देना, यानी ध्यान नहीं देना, ये भी नेगेटिव है। और पढ़ाने की धीमी गति, ये भी नेगेटिव है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, यानी उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए अलग से जो कक्षाएं हैं उनका आयोजन करवाना। तो कहीं ना कहीं हमारा बी क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। अगला है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। और हमें क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन 4 में से आपको देखकर बताना है पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है। इसमें भी आप नेगेटिव और क्या पकड़ सकते हो? पॉजिटिव टैग वर्ड आसानी से पकड़ सकते हो। पहला दे रखा है हमें सामान्य बुद्धि का अभाव। क्या दे रखा? पहला सामान्य बुद्धि का अभाव। 2 नंबर हमें क्या दे रखा है? शारीरिक दोष। क्या दे रखा है? शारीरिक दोष। 3 नंबर हमें दे रखा है इसमें विशिष्ट पिछड़ापन। क्या दे रखा है? विशिष्ट पिछड़ापन। और डी नंबर दे रखा है स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण, इसमें पिछड़ापन नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है कि पॉजिटिव की तरफ, आपको ये देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑप्शन पकड़ना है। बोल रहा है सामान्य बुद्धि का अभाव, कि जो सामान्य बुद्धि होती है, जो जनरल आईक्यू होता है, उसकी कमी। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। शारीरिक दोष, यानी कि शरीर के अंदर दोष की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। विशिष्ट पिछड़ापन, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर स्वस्थ वातावरण क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन अगले पर्सन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। और उसके बाद में क्या दे रखा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? 2nd ग्रेड 2023 में। तो इसमें देखो, पहला है स्वयं के लिए अधिगम से प्रेर, यानी कि खुद के लिए सीखने के प्रति प्रेम करना, और उस प्रेम करने को ही क्या करना? प्रोत्साहित करना। अगला है उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगला है जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो ये भी गलत हो गया। अगला है पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे क्या होता है, कोई भी बालक है मान लीजिए, और हम मान लो मैं कक्षा के अंदर पढ़ा रही हूँ, और मैंने बच्चों को क्या दिया? लालच दिया कि आप 10 में से 10 नंबर लेके आओगे तो मैं आपको इनाम दूंगी। तो इस इनाम के चक्कर में वो बच्चे सिर्फ उसी टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनके इस बार टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आ गए तो मुझे इनाम मिलेगा। इसलिए पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना सही नहीं होगा, यानी कि ए नंबर हमारा करेक्ट होगा।
ये बोल रहा है सर्वोत्तम तरीका। वैसे हम ये अप्लाई करते हैं पर ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कि पहला ऑप्शन है। पहला क्या बोल रहा है, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करना, यानी खुद के लिए अधिगम से प्रेम करना और उस हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना, यानी बच्चे को ये शिक्षा देना कि स्वयं से सीखने की कोशिश करो। क्या करो, स्वयं से सीखने की कोशिश करो। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा इस तरह से हमने अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके सामने 2 प्रश्न और आने वाले हैं, किससे रिलेटेड, वो दोनों क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से आज हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन कर लेंगे। और उन 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन कौन से होंगे, वही क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लहरों का शोर नहीं, कि लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। जीवन में कुछ बड़ा करना है, कि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना 14 नंबर। कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके ऊपर कौन सी विशेषता ऐसी है जो लागू नहीं होती। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन भी सेकेंड ग्रेड 2023 में आपका आया हुआ है। देखो इसमें क्या दे रखा है, अपने अनुसार आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो जल्दबाजी करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही होता है। और हमें पूछ कौन सा रहा है, जो लागू नहीं होता, यानी नेगेटिव पूछ रहा है। अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ना, ये भी होता है। अनभिज्ञता ये गलत है। कुशल होने का जुनून ये भी है। अब पूछ नेगेटिव रहा है तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको 2 बच्चों के एग्जाम्पल देकर इसको अच्छे से समझाया था। और ये क्वेश्चन हमारा 3rd ग्रेड में आया हुआ है, कि 2023 में हुई थी। देखो पहला है चोरी, झूठे हस्ताक्षर, व्यभिचार, भाई बहनों के साथ बहस। तो जो बाल अपराध है उसका प्रकार नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बाल अपराध जो होता है। बाल अपराध सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो बाल अपराध होता है वो कौन सा होता है। तो बाल से स्पष्ट हो रहा है, बाल से हम क्या बोलेंगे, बालक। बाल से अपना क्या बनेगा, बालक बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी बालक या किशोर जो ऐसा कार्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो क्या कहलाएगा, अपना बाल अपराध। और बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा ही माना जाएगा। यानी बाल अपराध की श्रेणी में कितने साल तक का व्यक्ति आ सकता, तो हम क्या बोलेंगे 18 वर्ष से कम। क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, बाल अपराध के अंदर, चोरी करना, क्या करना, चोरी करना। अब बताओ चोरी करने के अलावा क्या आ सकता है, झूठे हस्ताक्षर भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, झूठे हस्ताक्षर। इसके अलावा क्या आ सकते हैं अपने, व्यभिचार। इसके अलावा और क्या आ सकता है, तो इसके अंदर गंभीर अपराध भी आ सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी का, किसका, धोखा। इसके अलावा जेब कतरने का। इसके अलावा किसी को जान माल की क्या करना, हानि पहुंचाना। और जो मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना, क्या करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन करना।
इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जो बाल अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे सबसे गंभीर की बात करें तो कौन से हो जाएंगे बाल अपराध में सबसे गंभीर? एक तो कौन सा होगा आपका हत्या। इसके अलावा हत्या के अलावा और क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं बलात्कार। इसके अलावा और भी कई सारे अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए बाल अपराध के लक्षण बोल सकते हैं हम, या बाल अपराध के अंदर कौन कौन सी फैक्ट अपने इसके अंदर आते हैं। अब एक चीज याद रख करनी है आपको कि जो बाल अपराध होता है उसके कारण क्या क्या है। तो पहला कारण क्या हो सकता है हम देख लेते हैं अलग से एक स्लाइड में। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है। तो ये वाला हो जाएगा, यानी जो भाई बहन हैं एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों भाई बहनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी बहस हो रही है तो वो कभी भी नहीं हो सकती बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं बाल अपराध के कारण, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा बाल अपराध होता है। तो हम क्या बात करेंगे बाल अपराध के कारण। यही देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण। अब आप एक बार खुद दिमाग लगाकर देखो और मुझे बताओ कि बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो अपना कौन सा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कारण। पहला कौन सा होगा मनोवैज्ञानिक कारण। इसके अलावा हम अपने दूसरे प्रकार की बात करें तो अपना दूसरा प्रकार क्या होगा शारीरिक, यानी शरीर से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है जिसके कारण वो बाल अपराध का शिकार हो गया होगा। या फिर क्या हो सकता है सामाजिक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है सामाजिक कारण हो सकता है। सामाजिक कारण के अलावा अपना एक और कारण कौन सा हो सकता है तो हम बोलेंगे सांस्कृतिक कारण। कौन सा सांस्कृतिक कारण। इसके अलावा आप मुझे बताओ और कौन से कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे अहम और मुख्य कारण होता है वो कौन सा होता है तो वो हमारा होता है पारिवारिक। कौन सा होता है पारिवारिक, यानी कई बार परिवार का माहौल ऐसा होता है कि बच्चा बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। कौन सा कारण हो सकता है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण। इसके अलावा और कौन सा कारण हो सकता है तो कोई विद्यालय से संबंधित भी कारण हो सकता है। क्या हो सकता है विद्यालय से संबंधित भी कारण हो सकता है। तो हमने ये मोटा मोटे पढ़ लिए दो चीजें। एक तो किसके बारे में क्वेश्चन देखे हमने प्रतिभाशाली बालक के। किसके बारे में जो प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली बालक से रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने अपनी इस क्लास में कर लिए हैं। और अपने जो टोटल क्वेश्चन थे इस क्लास में वो कितने थे 15 क्वेश्चन किए हैं। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आता है बाल अपराध का। किसका बाल अपराध का। उसको भी हमने इस क्लास में कर लिया है, यानी बाल अपराध से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उस चीज को भी हमने क्या किया अच्छे से पढ़ लिया है। तो कहते हैं कि थकान बहुत है इस जिंदगी के सफर में, कि थकान बहुत है इस जिंदगी के सफर में। अपनों के अपनों पर, कि अपनों के अपनों पर यहाँ इंतजाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखती हूँ, कि शिकायतों का दौर देखती हूँ तो थम से जाती हूँ। लगता है उम्र कम है,
कि लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने अपनी कौन सी क्लास की, साइकोलॉजी की, शायद ये यूट्यूब के ऊपर मेरी तीसरी क्लास थी, 2 क्लास और मैंने ली थी पहले, वो दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए पर्सन थे उसकी थी, यानी 2022 के अंदर, सॉरी 2021 और एक 2012 का जो प्रीवियस पेपर था वो हमने सोल्व कर लिया था, देख लिया था। आज जो टॉपिक था हमारा कौन सी यूनिट से रिलेटेड था, तो आज का जो टॉपिक था वो अपनी बाल विकास की जो 3rd यूनिट है, जिसमें प्रतिभाशाली बालक आते हैं, जिसमें एक समायोजन टॉपिक है इसी के अंदर छोटा सा, एक इसके अंदर कुसमायोजन भी है, तो वो भी हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आप अगर कंटिन्यू क्लास लेते हो तो मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकती हूँ या इस बात का भरोसा दे सकती हूँ कि रीट के अंदर जब आप बैठोगे तो आप देखोगे कि पर्सन का जो स्तर था वो कहाँ से उठे पर्सन और किस तरह से आए थे। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो वो टाइम जरूर मांगते हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि रीट के अंदर जनवरी तो गई, मानो आप जैसे आज की बात करें तो 20 जनवरी हो गई है, कितनी 20 जनवरी, जनवरी के हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 10 दिन और बचे हैं। उसके बाद 27 फरवरी को तो अपना पेपर है, कितने को? 27 फरवरी को। अब 27 फरवरी में आप मोटा मोटी मान लो पेपर से 7-8 दिन वैसे ही नहीं पढ़ा जाता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आपने जितने भी सब्जेक्ट के जो जो हमारे टॉपिक लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है। पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे वो आपको काफी हेल्पफुल देंगे लास्ट के टाइम में रिवीजन के लिए। यही चीज एक ऐसी है जो काम आती है। तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और साथ साथ में क्लास को शेयर करते रहना है, लाइक जरूर करना है क्लास को, कमेंट भी करना है, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर और कमेंट करते हो तो हमें हौसला मिलता है और आपके सहयोग से हम और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं कल दोबारा से अपनी क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए सांगवान एजुकेशन हब के चैनल पर। और आप सब ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए आप सबका दिल से आभार है। इसी तरह से आप चैनल से कनेक्टेड रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।